हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए खान अकेडमी में। तो इस वीडियो में हम क्या खास लाए हैं वो आपको वीडियो देख के ही पता चल सकता है। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट में चीज़ें बताई जाएंगी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले हम बात करेंगे कि इनके प्रशासन की व्यवस्था की, इनके प्रशासन में कैसी व्यवस्था होती थी। तो सबसे ऊपर होता था राजा, जिसे सम्राट कहा जाता था। अब सम्राट का क्या क्या कार्य है वो तो आप जानते हैं, किसी से युद्ध करना और अपनी जनता की रक्षा करना। और ये जो राजा हुआ करते थे उस टाइम के, ये न्यायाधीश का भी काम करते थे। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो राजा हुआ करता था। और एक कुमारमात्य नाम करके अधिकारी हुआ करता था। कुमारमात्य जो आधुनिक अधिकारी होते हैं हमारे, उन्हीं की तरह ये कार्य करते थे। इन्हें प्रांतीय पदाधिकारी कहते थे। तो ये कौन हुआ करते थे? प्रांतीय पदाधिकारी। बात करें कि जो पुलिस विभाग को संभालता था, जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था, वो होता था दंड पाशिक। दंड पाशिक क्या है? ये मुख्य अधिकारी है पुलिस विभाग का, मुख्य अधिकारी पुलिस। ठीक है। और जो अन्य कर्मचारी हुआ करते थे वो हुआ करते थे चाट। वो कौन कौन कहलाए? चाट या फिर भाट। जो अन्य छोटे अधिकारी हुआ करते थे, सॉरी, सिपाही कर्मचारी हुआ करते थे। और न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था। क्या कहा गया? महादंड नायक। और सेनापति को महाबलाधिकृत कहा गया। सेनापति को क्या कहा गया? सेनापति सेनापति को कहा गया है महाबलाधिकृत। ये बहुत ही जरूरी सूचनाएं हैं जो बताई जा रही हैं। अभी ऐसे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और जो राज्य कोष का अधिकारी हुआ करता था, बात करें राज्य कोष के अधिकारी की, वो क्या कहलाया? वो कहलाया भंडाराधिकृत। भंडागाराधिकृत। ठीक है। अब बात करें कि हरिसेन का नाम आता है इतिहास में, तो हरिसेन कौन थे? हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो हरिसेन कौन थे? हरिसेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, और समुद्रगुप्त के ही अधिविग्रहिक भी कहलाए। ठीक है। और जो वीरसेन है वो चंद्रगुप्त के अधिविकृत कहलाए। वीरसेन वीरसेन जो है वो चंद्रगुप्त के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक, ये मंत्री होते हैं। तो स्कंदगुप्त ने कर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। अब बात करते हैं हम आगे। तो बात करें कि गुप्त साम्राज्य की सबसे जो बड़ी इकाई होती थी, प्रादेशिक इकाई, वो देश हुआ करती थी। ठीक है। यानी सबसे बड़ा होता था देश, जिससे शासक को गोपना कहा जाता था। यानी कि ये जो देश को चलाता था उसे गोपना कहा जाता था। और इससे छोटी इकाई होती थी भुक्ति। भुक्ति या फिर प्रांत। भुक्ति या फिर प्रांत। और जो इसे चलाता था, यानी कि इसका शासक जो था वो था उपरिक। और इससे नीचे हुआ करते थे विषय। इससे नीचे क्या हुआ करते थे? विषय। विषय यानी कि जिला। और इनका जो प्रशासन चलाते थे वो करते थे विषयपति। अब बात करें कि सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वो हुआ करती थी ग्राम।
ग्राम का जो शासन हुआ करता था वो सभा द्वारा चलाया जाता था और सभा का जो मुखिया हुआ करता था वो था ग्रामीक। आगे बात करें हम कि जो इनके प्रशासन की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, यानी कि जो प्रशासन का कार्य हुआ करता था वो संस्कृत भाषा में हुआ करता था, संस्कृत में। अब बात करते हैं राजस्व की, यानी इनकम इनकी कहाँ से हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी कि भूमि के, पहले तो भूमि के उत्पादन का 1/4 से 1/6 तक ये वसूलते थे। एक भोग राम करके भी कर हुआ करता था जो कि राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाता था, जैसे कि फल फूल सब्जी हुए। और भूमि कर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में तथा भेंट नामक कर का उल्लेख हरचरित में किया गया है। अब बात करते हैं कि भूमि कितने प्रकार की थी उस टाइम में। भूमियों को 5 टाइपों में बांटा गया था। पहला था क्षेत्र। क्षेत्र ऐसी भूमि हुआ करती थी जिसमें कृषि की जा सकती थी। दूसरा था वास्तु, जिसमें लोग रह सकते थे। तीसरी की बात करें तो चरागाह, जहां लोग अपनी मवेशियों को चरा सकते थे। चौथा है सिल, ये जोतने योग्य नहीं थी। और पांचवी की बात करें तो वो हुआ करती है अप्रहत। अप्रहत जिसमें क्या है, जो जंगल हुआ करते थे उनको अप्रहत कहते थे, तो जंगल जैसी भूमि हुआ करती थी। गुप्त काल के समय में स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। तो स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है, दीनार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर कीजिएगा और इसे पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जो कि आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होंगी। चांदी के सिक्के स्थानीय लेन देन में चलाए जाते थे। चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। और क्या थे, चांदी के सिक्के। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के बाद ये सिक्के चलाए थे। और सामान्य खरीद खरीद के लिए कौड़ियों का प्रयोग हुआ करता था। सामान्य खरीदों के लिए क्या प्रयोग करते थे, कौड़ियों का। ठीक है, ये किसने कहा है, ये कहा है फाहियान, जो कि चीनी यात्री थे, उसने। अब बात करें स्त्रियों की स्थिति की तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ये दिखाया गया है कि उसमें सती प्रथा हुई थी। इस काल में देवदासी का भी प्रचलन था। वैश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं थी, वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को गणिका कहा जाता था। गणिका। जो वृद्ध हुआ करती थी उनको कहते थे कुठनी। कुठनी। गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनका एक वाहन हुआ करता था गरुड़, उनको अपना राज्य के चिन्ह बनाया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष आप देवगढ़ का दशावतार मंदिर देख सकते हैं, जो कि पंचायतन रचना शैली का मंदिर है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्यों, वो आप सभी जानते हैं कि इसी काल में साहित्यिक शिक्षा सर्वोच्च थी, यानी कि शिक्षा का बढ़ावा था, साहित्य का बढ़ावा था, वास्तुकला का बढ़ावा था। ऐसी चीजों का इस काल में ज्यादा ही प्रचलन था। अजंता की जो 29 गुफाएं हैं उसमें से 16, 17 और 19 ये तीनों गुप्तकालीन है। और गुफा संख्या 17 में चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। चित्रशाला। इन चित्रशाला में बौद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण जैसी घटनाओं का चित्र बना हुआ है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अब बात करते हैं इनके मंदिरों की। तो एक है ललितपुर में मंदिर है, इन्होंने देवगढ़ का दशावतार मंदिर आप जानते हैं ललितपुर में है। एक है जबलपुर में इगवा का विष्णु मंदिर। एक है पन्ना चचना कुठारा का पार्वती मंदिर है इसमें। फिर सतना में भूमरा का शिव मंदिर है। और कानपुर में भीतर गांव का मंदिर। ललितपुर में कौन सा है,
देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जबलपुर में तिकवा का विष्णु मंदिर। पन्ना में कौन सा है? चचना कुठारा का पार्वती मंदिर। और सतना में भूमरा का शिव मंदिर। ठीक है। अब बात करें शिक्षा और साहित्य की, तो पंचतंत्र की हम बात करते हैं तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। ये जो पुस्तक थी वो सर्वाधिक प्रचलित थी। बाइबल से दूसरे स्थान पर आती है ये फेमस बुक थी ये, सॉरी पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। बात करते हैं दूसरे राइटर की, तो वाराहमिहिर। इन्होंने लिखी ब्रज संहिता। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इनका एक ग्रंथ है बृहत संहिता। इसमें प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल और नक्षत्र विद्या, वनस्पति विज्ञान जैसे विषय हैं। अब आती है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका ये एक ज्योतिषी ग्रंथ है। बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास की रचनाएं आप जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की रचना में सबसे महत्वपूर्ण है एक अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। दूसरी है मेघदूत। तीसरी है मालविका अग्निमित्रम। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। कुमार संभवम, रघुवंश और है ऋतु संहार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। अब बात करें विशाख दत्त की, तो विशाख दत्त ने कौन सी रचनाएं की हैं? विशाख दत्त, इन्होंने है मुद्रा राक्षस की रचना की है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। एक है देवी चंद्रगुप्तम। अब अगले की बात करें तो है आर्यभट्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे देश के इतिहास में, क्योंकि इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। और इनकी एक रचना है आर्यभट्टियम। और एक है सूर्य सिद्धांत। ऐसे इनके ग्रंथ हैं। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण इन्होंने बताए थे। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी इन्होंने बताया। शून्य की खोज इन्होंने की थी। जो कि साइन है का सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट के ज्या सिद्धांत को और अधिक परिशुद्ध वाराहमिहिर ने किया था। अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की। तो ब्रह्मगुप्त की कौन सी रचना है? तो है ब्रह्म सिद्धांत। अगले हैं शूद्रक। शूद्रक ने कौन सी रचना की है? मृच्छकटिकम। ठीक है। अगली है सिद्धसेन। इन्होंने कौन सी रचना की है? न्यायावतार। अगले राइटर हैं कामंदक। इन्होंने क्या लिखा है? नीति सार। अगले हम बात करें कि नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन की बात करें हम तो ये एक रसायन वैज्ञानिक थे। सुश्रुत कौन थे? बात आती है इतिहास में, सुश्रुत कौन थे? तो सुश्रुत एक शल्य चिकित्सा का
पितामह कहा जाता है इन्हें। ठीक है। पर्णकांड में कौन थे? एक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पल्लवकांड। तो ये थे हस्त्यार्वेद, यानी कि पशु चिकित्सा पे इन्होंने रचना की है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रहता है। धन्यवाद।